इस वक्त हम डगरवा पहुंचे हुए हैं। ये जनाब गुलाम सरवर साहब जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका ये ऑफिस है, यहाँ हम बैठे हुए हैं। हमारे दरमियान एक मौजूद हैं जनाब भानु प्रताप सिंह, जो प्रेजेंट टाइम एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और इनकी एक पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल तरक्की करे और ईमानदारी से आप जनता की आवाज़ उठाते रहें। सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त बिहार में चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव है, और कई पार्टियां, खास करके महागठबंधन के जो नेता हैं जनाब तेजस्वी यादव जी, वो 10 लाख नौकरियों का वादा किए हैं। एक तरफ एनडीए ने उनके जवाब में 19 लाख नौकरियों का वादा किए हैं। एक तरफ आप जो यहाँ आए हुए हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप के प्रचार प्रसार में आए हुए हैं, जबकि उमूमन ये कहा जाता है कि किसी न किसी पार्टी से, आप जैसे शख्स जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, लेकिन आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई कि निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में? देखिए, मेरा बहुत जीवन का सीधा सिद्धांत है, जो भी इस देश में कहीं भी दबे कुचले लोगों के साथ में खड़े हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जनता की बात ईमानदारी से उठाते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं हमेशा से इसका समर्थक रहा हूं, बड़ा प्रबल समर्थक रहा हूं। गुलाम सरवर साहब को मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, हमेशा इस क्षेत्र की जनता के बीच में रहे हैं। अच्छे इंसान हैं, किसी तरह का उनके दामन पर दाग नहीं है, आप सब जानते हैं। हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहे हैं, जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास करते हैं। जब इस देश में सीए और एनआरसी का आंदोलन चल रहा था और हम लगातार शाहीन बाग और दिल्ली में और सब जगह से आवाज उठा रहे थे, उस समय आपके इस क्षेत्र में गुलाम सरवर साहब और उनके सारे साथी, उनकी पूरी टीम पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से सीए, एनपीआर और एनआरसी का आंदोलन लगातार कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे भी उन्होंने यहां बुलाया, मैं आया, और आप उस समय की वीडियो को अगर देखें, इतनी बड़ी भीड़ डगरवा में कम से कम आप लोगों ने पहले कभी देखी नहीं होगी, जितनी बड़ी भीड़ उस सीए एनआरसी के आंदोलन में थी। वो सीए एनआरसी का आंदोलन मेरा व्यक्तिगत तो था नहीं, यह है नहीं, न ही वो गुलाम सरवर साहब का या उनकी टीम का व्यक्तिगत आंदोलन था, समाज का आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन था। एक सरकार ने अपनी तानाशाही में एक समाज विशेष को धर्म के नाम पर बेइज्जत करने का और उसे अलग थलग करने का प्रयास किया। वो लड़ाई आपके इस क्षेत्र में गुलाम सरवर साहब ने पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से लड़ी है। लेकिन सर, सवाल ये, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप मेरी बात को पूरा सुनिए पहले। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के जनता की आवाज उठाए, उनके लिए लड़े, उससे अच्छा कौन हो सकता है? और वो व्यक्ति राजनीति में आया। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी के साथ में उन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से काम किया, उस पार्टी ने वादा करके भी आखिरी समय पर उनका टिकट काट दिया। इनका कोई कसूर नहीं था। या तो ये बताएं कि भाई इन्होंने पार्टी के साथ में दगा की है, पार्टी के लिए काम नहीं किया। जिस पार्टी को इस क्षेत्र में कोई नहीं जानता था, गुलाम सरवर साहब ने उस पार्टी को घर घर में, हर दिल में पहुंचा दिया। ऐसे व्यक्ति का टिकट आपने आखिरी समय पर काट दिया। इसका मतलब यह है कि जब कोई पार्टी, उसकी लीडरशिप उस व्यक्ति का नहीं हो सकता, उसको धोखा दे सकता है जो आपको हर जगह पहुंचा रहा है, पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा है, तो फिर आप किसके हो सकते हैं? और बहुत अच्छा किया कि गुलाम सरवर भाई निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आए
और मैंने जैसे आपको बताया, हर अच्छे और सच्चे व्यक्ति के साथ जो जनता की आवाज़ बिना किसी स्वार्थ के उठाता है, मैं उसके साथ में खड़ा हूं। इसलिए मैं वहां से आया और पूरी ताकत से भाई गुलाम सरवर के साथ में हूं और खूब मेहनत करूंगा 5 तारीख तक, जब तक प्रचार चलेगा, ताकि उनके गैस के सिलेंडर जो उनका चुनाव चिन्ह है उसका बटन दबाकर लोग उन्हें भारी मतों से जिताएं। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पूछा 10 लाख की बात और 19 लाख की बात, देखिए ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति नौकरी देना चाहे तो 10 लाख क्या 15 लाख नौकरियां भी दी जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी ने वादा किया है, निश्चित रूप से उन्होंने गणित लगा के ये बात कही है और उनका तर्क भी सही है कि जो लोग 30,000 करोड़ का घोटाला करते हैं उन्हें क्या मालूम कि नौकरी दी जा सकती है नहीं दी जा सकती। बिहार में तकरीबन 4-4.25 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, वो तो भरे ही जा सकते हैं। इसके अलावा जो और बची हैं 5.5 या 5.25 लाख जो नौकरी हैं, बहुत आराम से वो इन नौकरियों को दे सकते हैं और उन्होंने अगर ठान रखा है तो वो नौकरी देंगे, ये बात। दूसरी बात, बीजेपी, अब बीजेपी के इस नौकरी के पर 2 बयान। बीजेपी के सुशील मोदी कहते हैं 10 लाख नौकरियां आप दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 10 लाख नौकरियां देने के लिए आपको 58,000 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो नौकरी में हैं बिहार सरकार में 52,000 करोड़ रुपए उनको दे रहे हैं, तो 58,000 करोड़ और देंगे, 1,10,000 करोड़ का खर्चा हो गया। यह उनका सुशील मोदी जी का कहना है। सुशील मोदी जी जब यह कह रहे हैं कि 10 लाख में इतना खर्चा होगा, तो फिर बीजेपी का यह कहना कि वो 19 लाख नौकरियां देंगे, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, सीधी बात है, जब तुम 10 लाख नौकरियों को कह रहे हो कि ये नहीं दी जा सकती, तो तुम 19 लाख कैसे कह सकते हो? तो तुम्हारी राष्ट्रीय टीम जो कह रही है 19 लाख देंगे और तुम कह रहे हो 10 लाख भी नहीं दे सकते, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी बीजेपी और बीजेपी का हर कोई नेता झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। देश को बर्बाद करने की जितना उन्होंने देश को बर्बाद किया, अब से पहले किसी पार्टी ने, किसी नेता ने इतना देश को बर्बाद नहीं किया। 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो नेता कह रहे हैं वो ईमानदारी से जो कह रहे हैं उसे करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जनता को केवल 10 लाख नौकरियां नहीं चाहिए, बिहार की जनता को इससे कहीं ज्यादा चाहिए। बिहार की जनता को 10 लाख नौकरियां आप ऐसे भी दे सकते हैं, इससे भी गणित लगा लो, आप तो पत्रकार हैं। बिहार का सरकार का 1 साल का बजट है 2,11,000 करोड़, और अगर सुशील मोदी जो बात करें उनकी बात को सही मान लें और नौकरियां देने में या नौकरियों पर जो खर्चा होगा उनका वेतन देने में वो 1,10,000 करोड़ हो जाए, 10 लाख नौकरियां देके भी, तब भी तो आपके पास में 1 लाख करोड़ बच रहे हैं। अगर 1 लाख करोड़ बच रहे हैं तो उसमें आप और काम कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत कहां है? फिर बजट हर साल बढ़ता है, आप बढ़ाइए बजट को। 10 लाख ही नहीं, बिहार की जनता को चाहिए डॉक्टर, दवा, अस्पताल, बिहार की जनता को चाहिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, प्रोफेसर, ये सारी चीज चाहिए। बिहार की जनता तभी तरक्की करेगी, बिहार जब ही तरक्की करेगा जब बिहार में एजुकेशन हो, शिक्षा हो, बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा हो और बिहार में बढ़िया स्कूल और कॉलेज हो। आपने एक देखा है, मतलब हालत क्या है आप समझिए, सिर्फ 1 मिनट में खत्म करता हूं, अगर लंबा भी होता है तो इसकी चिंता ना करें, लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बात को कहने में, समझाने में समय लगता है, मैं इसलिए आपको बात करूं, इसको काटिए नहीं, पूरा दिखाइए जनता को। बेगूसराय में लड़कियों का एक कॉलेज है, 12,000 लड़कियां पढ़ती हैं उसमें, 12,000, उसमें टीचर कितने, अध्यापक कितने, 19। एक व्यक्ति कितने को पढ़ा रहा होगा? कम से कम 700-800 को।
क्या 700-800 को बैठने के लिए कोई कमरा है क्या किसी भी स्कूल में? नहीं है ना। और 5 उसमें विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, 5 जूलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। उन 5 सब्जेक्ट का एक भी टीचर नहीं है, एक भी अध्यापक प्रोफेसर नहीं है। तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग में जाके। कोचिंग में फ्री तो नहीं होता, पैसे जाते हैं। तो कॉलेज में एडमिशन वहां है, पढ़ाई के लिए पैसा वहां खर्च हो रहा है, सरकार को दिखाई नहीं देता। क्या कर रही सरकार? उस स्कूल, उस कॉलेज में अगर 50 टीचर और रख दिए जाते, क्या दिक्कत हो जाती? बच्चियां पढ़ तो जाती। तो तुम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी पार्टी के साथ में नीतीश कुमार हैं। पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री आंख मूंद रही थी, का दिख नहीं रहा था। यह है बिहार की हालत। इसको ये जितने भी हैं सुधारने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको बदलाव करना पड़ेगा। और मैं यहां इसलिए हूं कि गुलाम सरवर जैसा ईमानदार और अच्छा और सच्चा व्यक्ति, निर्दलीय ही सही, मैदान में आया है। हम सबको उसे जिताकर भेजना है ताकि उस विधानसभा में कम से कम एक व्यक्ति तो ईमानदार हो, जनता की बात करने वाला, हक की बात करने वाला। जैसा कि हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि अभी कुछ दिन पहले जब CAA का विरोध हो रहा था पूरा देश में, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह डगरवा की धरती पर आए थे। लोगों ने देखा, एक जन सैलाब आया हुआ था। ऐसी स्थिति में हालांकि उस वक्त गुलाम सरवर साहब की ही लड़ाई नहीं थी, बल्कि सभी पार्टियां, NDA में के अलावा जितनी भी पार्टियां थी, सियासी पार्टियां, सभी ने इनको विरोध किया था। उस वक्त गुलाम सरवर साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसे वक्त में जब आए, एक तरफ NDA के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं, सारे लोग इनके खिलाफ कल खड़े थे। तो आज ये वक्त है NDA को जवाब देने का। लेकिन जो भी गठबंधन उनके जवाब में है सरकार बनाने के लिए, ऐसे वक्त में आप महागठबंधन को छोड़कर या किसी भी गठबंधन को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी को देखिए, महागठबंधन का साथ हम जीतने के बाद भी दे सकते हैं। कौन कह रहा हम महागठबंधन का साथ नहीं देंगे? अगर महागठबंधन की जरूरत पड़ती है और महागठबंधन हमारा सम्मान करता है, तो हम बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जीत की बात है और एक पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। और आप ये भी सोचो कि एक व्यक्ति ने अपने पिछले 5-7 साल लगा दिए, उस पार्टी को घर घर में पहुंचा दिया। अगर वो पार्टी उसी की नहीं हुई तो वो पार्टी जनता की कैसे होगी? ये मुझे समझाओ आप। राजनीतिक में तो मंत्रियों का भी टिकट नहीं, कुछ नहीं, मंत्रियों का किसी का टिकट करता रहे। मैं तो सिंपल ये जानता हूं, मंत्री तो किसी काम के अगर होते तो ये जरूरत नहीं पड़ती। तो मंत्रियों का टिकट कटता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता का टिकट आप काट रहे हो। जो फसल उसने बोई, जिसमें उसने खाद लगाया, पानी लगाया, उसकी रक्षा करी, उसे पकाया, जब पक गई फसल, आप उसे काटने के लिए दूसरे को दे रहे हो। आप क्या कसूर है, बताओ मुझे आप। ऐसे लोगों के साथ में हमें बहुत मजबूती से इकट्ठा होकर लड़ना है, संघर्ष करना है। जो लोग ईमानदार का साथ नहीं देते, उनकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, हमें उन लोगों से सावधान रहना और उनको सबक सिखाना है। या तो वो ये बताएं कि हमारा ये कसूर है, भाई गुलाम सरवर तुम्हारा ये कसूर है, तुमने पार्टी को ये नुकसान पहुंचाया, तुमने ये गद्दारी करी, पार्टी के लिए ये काम तुमने नहीं किया। ऐसा नहीं है तो तुमने क्यों दे दिया? 13 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, 17 तारीख को आपने उनका टिकट काट के किसी और को दे दिया। जनता को गुलाम सरवर का बहुत फूलों से स्वागत करना चाहिए कि उस आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जिन्होंने पीठ में छुरा भोंका, उस सब के बावजूद भी वो जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आके खड़ा हुआ। गुलाम सरवर ने किसी से पैसा नहीं मांगा, अगर मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, गुलाम सरवर ने अपनी जेब से लगाया है, अपने दिन रात जनता को दिए हैं। तो जनता क्यों नहीं उसे वोट दे? जनता को वोट देना चाहिए। और जनता, मैं मानता हूं, जैसा मैं अभी देख के आया हूं, पूरे इलाके में घूम रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, जनता गुलाम सरवर को जिताकर ही भेजेगी और जितनी भी बाकी पार्टियां उनको सबक सिखाएगी, उनको राजनीति सिखाएगी कि राजनीति ये होती है। और आप ये मान लीजिए कि इसी धरती से, डगरवा की इस पावन धरती से, 22 विधानसभा क्षेत्र से
अगर इस देश में गंदगी साफ करने का आंदोलन शुरू होता है तो आप करिए, हम हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, जनता के साथ में है। आप 1 या 2 दिन के लिए आए थे CAA का विरोध में डगरवा की धरती पर, लेकिन गुलाम सरवर साहब के अंदर क्या क्वालिटी आपने देखा मैंने जो तो आपको इतना बताया। समर्थक कर रहे हैं? देखिए, आप बताइए कि जब सारी पार्टियां बीजेपी से डरी हुई हैं, बीजेपी से सारे नेता कांप रहे हैं, ऐसे समय में एक व्यक्ति बीजेपी के गलत कार्यों के विरोध में जनता की आवाज उठा रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन वो अकेला अपने दम पे आप सारे साथियों के साथ लेके आपके सहयोग से लड़ाई लड़ रहा है। और क्या खूबी चाहिए नेता में? उसके दामन पे दाग नहीं है, पढ़ा लिखा वो है, बेईमान वो नहीं है, ईमानदार है, सच्चा है, जनता के दुख सुख में खड़ा है। क्या और चीज चाहिए जनता को? बताओ ना मुझे क्या चाहिए। ऐसे ही नेता चाहिए, ऐसे ही लोग आगे आएंगे, ऐसे ही लोगों को वोट देकर जब उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। और हमारा सीधा सिद्धांत, हम अच्छे लोगों के साथ में हर जगह हैं। मैं यहां भी साथ में हूं और देश में जो भी ऐसे लोग हैं वो लगातार हमारे साथ भी आ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हम तो इस सरकार को, भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने के लिए 26 नवंबर से शुरुआत कर रहे हैं। पहला आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पर करेंगे और उसके बाद 26 जनवरी तक लगातार देश में हर जगह कोशिश करेंगे आंदोलन करने की। और उसके बाद इस सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह से, हर जगह से आंदोलन खड़ा करके दिल्ली को घेरेंगे और इस सरकार के घुटने टिका के छोड़ेंगे। हम तो उसके लिए काम करेंगे। आप राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। आपके यहाँ आने से कहीं इस बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में आप बिहार में एंट्री करने वाले हैं? मैं तो अभी कर देता, इसमें आने वाली क्या बात है? मैं तो अभी कर